ऑल राइट, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। हमने थोड़ी देर इंतज़ार किया ताकि सारे लोग जो है वो ज्वाइन कर लें। अब हम क्लास को जो है फॉर्मली स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का एरिया हमारा चल रहा था। इस स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में हमने बेसिकली पेस्टल, फाइव फोर्सेस, डायमंड ये मुकम्मल कर लिया था। आज हमें इंटरनल एनालिसिस का एरिया जो है वो स्टडी करना है। इंटरनल एनालिसिस के एरिया में हम ये समझेंगे कि कंपनी अपने रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज़ का कैसे अंदाज़ा लगाती है और फिर उसकी वैल्यू चेन में किस तरीके से जो है वो वैल्यू डेवलप जो है वो की जा सकती है अंडर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। अगर तुम अपनी किताब देखो जो तुम्हारी अपनी बुक है तो उसके सीक्वेंस के हिसाब से हम किस तरह से चल रहे हैं। आए मैं ज़रा उसको शो फ्लैश कर देता हूँ। अगर आप देखिए यहाँ पे आपके पास, सो दिस इज बेसिकली योर इंडेक्स। सबसे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था, वो फाउंडेशन ऑफ स्ट्रैटेजी में था। फिर हमने बिजनेस एनवायरनमेंट देखा यहाँ पे इस चैप्टर नंबर 239। वैसे हमने खैर अपने सीक्वेंस से किया है, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, बुक से लोकेट कराने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर पेस्टल एनालिसिस और पॉटर्स डायमंड, ये दोनों मॉडल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर इंक्लूडेड थे। अच्छा, इसकी जो केस स्टडीज थी यहाँ पे, जो एग्जांपल्स थी किताब की रेलेवेंट, वो मैंने तुम लोगों के हैंडआउट में ऑलरेडी इंक्लूड कर दी थी और उसी के थ्रू जो है वो पढ़ाया था। ठीक है, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे तुम्हारी मिस हो रही होगी। अगर तुम रीड करोगे तो तुम्हें पूरी समझ में आएगी। ठीक है, कंपेरेटिव एनवायरनमेंट के अंदर हमने स्ट्रेटेजिक पोजीशन, फाइव फोर्सेस मॉडल जो है वो ये कर लिया था। बीसीजी मैट्रिक्स अभी हमने नहीं किया है। ठीक है, बीसीजी मैट्रिक्स अभी हमने नहीं किया, वो कंपेरेटिव एनवायरनमेंट के अंदर शामिल है। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में जो चीज़ें आ रही है इसमें फाइव फोर्सेस मॉडल हमने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, और पॉटर्स डायमंड कर लिया है, पेस्टल कर लिया। आज हम इंटरनल एनालिसिस करेंगे। सो इंटरनल एनालिसिस कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ दिस चैप्टर। ये कैपेबिलिटी एनालिसिस, ये इंटरनल एनालिसिस के अंदर आता है। आज हम इंशाल्लाह ताला वैल्यू चेन के बारे में, स्वॉट के बारे में और रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसीज के बारे में पढ़ेंगे। वैल्यू चेन के बारे में, स्वॉट के बारे में, ठीक है, रिसोर्सेज कॉम्पिटेंसीज के बारे में, कैपेबिलिटीज एंड कंपेरेटिव एडवांटेज के बारे में। आज हमने इंटरनल एनालिसिस में ये चीज को कवर करना है। एग्जैक्टली यही चीज हमने यहाँ पे कवर की हुई है। इधर कैपेबिलिटी, स्वॉट और वैल्यू। कैपेबिलिटी के अंदर हम रिसोर्सेज को भी पढ़ेंगे, कंपनी के रिसोर्सेज को भी पढ़ेंगे। सही। सो आज की क्लास में हमें ये इंटरनल एनालिसिस मुकम्मल करना है, ये हमारा आज की क्लास का एजेंडा है। और उसके साथ फिर हमें नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके 2-3 अच्छे क्वेश्चंस करने हैं। जब हम ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो हमारा स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का एरिया जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। और फिर हम बेसिकली चेक करेंगे कि यार हम किसी और टॉपिक के ऊपर जो है वो टाइमिंग फॉर द टाइमिंग शिफ्ट करें, ताकि बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी 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 जो है वो ना हो रहा हो और हमारे लिए बोर्डम क्रिएट ना हो रहा हो। सही। सॉरी फॉर माई बैड थ्रोट। ऑल राइट, सो सबसे पहले आता है स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसीज देखो, अब यहाँ पे एक छोटी सी कहावत, एक प्रोवर्ब से शुरू करेंगे। आई गेस देयर इज दिस बुक बाय द नेम ऑफ द आर्ट ऑफ वॉर। सन जू ने ये किताब लिखी है, आर्ट ऑफ वॉर, और ये करीबन कोई 2500 साल पुरानी किताब है। सही। आर्ट ऑफ वॉर में दो चीजें बताई गई हैं। लाइक एक ये बोला गया है कि यार इफ यू नो योर एनिमी एंड यू नो योर सेल्फ। एक सिनारियो ये है। दूसरा सिनारियो यहाँ पे ये है कि यू डोंट नो योर सेल्फ एंड डोंट नो योर सेल्फ। ना आप अपने दुश्मन को समझते हैं, ना अपने आप को समझते हैं। और तीसरा सिनारियो ये है, डोंट नो एनिमी बट नो योर सेल्फ। ठीक है ना, बड़ी मशहूर कहावत है और आर्ट ऑफ वॉर के अंदर, इस किताब के अंदर लिखी गई है। इट्स जापानीज राइटर की बुक, 2500 साल पुरानी किताब है। वो उस बुक में कहता है कि अगर देखो ये सिनारियो है कि तुम ना अपने आप को जानते हो और ना जो है वो अपने एनिमी को जानते हो, इसके बारे में वो कहते हैं यू विल डेफिनेटली फेल। यू विल डेफिनेटली फेल, तुम्हारी हार जो है वो पक्की है।
तुम जंग में जीत नहीं सकते अगर तुम दोनों को नहीं जानते, अपने आप को भी नहीं जानते और अपने एनिमी को भी नहीं जानते। अगर तुम अपने एनिमी को नहीं जानते लेकिन अपने आप को जानते हो, यू माइट विन, यू माइट विन, शायद जीत जाओगे, शायद ना जीतो। लेकिन अगर तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस का भी पता है और अपने कंपेटिटर के बारे में भी पता है जिससे तुम लड़ने उतर रहे हो और मैदानी जंग में तुम्हारा मुकाबला है जिसके साथ, सो इसके बारे में वो कहता है, स्टार बना रहा हूं, यू विल डेफिनेटली विन। लाजमी लाजमी तुम्हारे लिए विन विन सिचुएशन होगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से कंपनीज को भी अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, इन चारों चीजों को एनालाइज करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आता है, ये कल हमने अंडरस्टैंड किया, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारा काफी हद तक मुकम्मल भी हो चुका है, ठीक है ना, ये काफी हद तक हमारा मुकम्मल हो चुका है। जबकि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की अगर हम बात करें तो ये इंटरनल एनालिसिस से आता है। इंटरनल एनालिसिस मतलब अपने गिरेबान में झांकना, अपने गिरेबान में समझना, अपने 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 आप को अंडरस्टैंड करना। अब इंटरनल एनालिसिस में क्या क्या चीजें हैं, मेरे पास रिसोर्सेज क्या क्या है, मेरे पास कैपेबिलिटीज कौन कौन सी है, मैं किन चीजों में अच्छा हूँ, क्या चीजें मुझे आती हैं, और कॉम्पिटेंसीज क्या क्या है। कॉम्पिटेंसी से मुराद थिंग्स विच आई एम गुड एट, कैपेबिलिटी कैन डू, कर सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ, कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी कैन डू, रिसोर्सेस मेरे पास वो कौन से टूल्स और चीजें जो है वो अवेलेबल है। और फिर उसके बाद इंटरनल एनालिसिस के अंदर एक कॉन्सेप्ट हम और पढ़ेंगे, दैट इज बेसिकली वैल्यू चेन, कि अपवर्ड द डिपार्टमेंट्स किस तरीके से आपकी वैल्यू चेन जो है वो डेवलप होती है और हर डिपार्टमेंट अपने आप में कैसे जो है वो रोल प्ले करता है। मुझे बताओ, Amazon टाइप का अगर आज एक बड़ा स्टार्टअप, जो ये एक बड़ी कंपनी के बारे में हम बात करते हैं, Amazon के बारे में आपको सबसे ज्यादा क्या चीज लगती है कि यार ये इसकी सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन है? एनीवन, क्या लगता है आप लोगों को कि Amazon के आज दुनिया में सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? एनीवन, कोई बताना चाहेगा? सर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे आती है? कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं तो आती है ना, किस चीज से कस्टमर सेटिस्फाइड है? आफ्टर सेल सर्विसेज एज वेल। आफ्टर सेल्स, तुम्हें लगता है हेयर ड्रायर मंगवाने के बाद जब हेयर ड्रायर खराब हो जाता है तो लोग अमेजोन को कॉल करते हैं कि हेयर ड्रायर ठीक कर दो, और एक चीज जो खराब हो जाती है उससे कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है? हाँ भाई, एनीवन एल्स, और कोई बताना चाहेगा? एनीवन एल्स? सर जो सबसे ज्यादा बड़ी चीज है यहाँ पर वो है स्विफ्ट डिलीवरी। आपकी सोच नहीं होती इतना जल्दी अमेजोन दुनिया में डिलीवर कर देता है सामान को। स्विफ्ट डिलीवरी और वैरायटी, दुनिया भर के सेलर्स यहाँ मौजूद है, हर तरह की चीज कोई ना कोई शख्स बेचता चला जा रहा है अमेजोन के ऊपर। हर कैटेगरी फुल होती जा रही है, हर चीज आहिस्ता आहिस्ता आती चली जा रही है। फिर चीप, प्राइस में सबसे कम चीज मिल जाती है, वैरायटी में सबसे ज्यादा मिल जाती है, और स्विफ्ट डिलीवरी की वजह से सबसे जल्दी मिल जाती है। अमेजोन का कभी अगर आप वो देखेंगे ना स्टेटमेंट, तो वो एक दूसरे से कहते हैं कस्टमर इज किंग। और एक किंग को कैसा ट्रीटमेंट चाहिए होता है? रॉयल। एक किंग को हमेशा रॉयल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, मेरी चीजें जल्दी आए, अच्छी आए, सबसे अच्छी चीजें मेरी हों। ये बेसिकली अमेजोन का जो है वो पूरा एक जो है वो तरीके, एक तरीके से कह लें कि एक नीश है जिसको वो टारगेट कर रहा है कि भाई सस्ता बेचो, वैरायटी में बेचो और सबसे तेज बेचो, लोग सोच भी ना सके उससे पहले पहुंच जाए। तो उसके लिए उसके पास वो रिसोर्सेज होंगे, वो कॉम्पिटेंसीज होंगी। एक अच्छा वेयर हाउसिंग सिस्टम अगर अमेजोन के पास नहीं है तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो इतना जल्दी जो है वो किसी सामान को डिलीवर कर दे। एक अच्छी ट्रांसपोर्टेशन
अगर अमेजोन के पास अवेलेबल नहीं है या ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क अवेलेबल नहीं है तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो इस तरह की कोई चीज को जो है वो डिलीवर कर दे। अब आज आप पाकिस्तान में एग्जाम्पल ले लें, अक्सर लोगों को ये बात करते हुए सुना है कि यार, मतलब आप किसी से पूछें, आप बोले यार फूड पांडा रेस्टोरेंट्स को मार्जिन चार्ज करता है, ठीक है ना, इस मार्जिन की वजह से रेस्टोरेंट्स उस चीज को महंगा बेचते हैं, एक्सपेंसिव बेचते हैं। तो उनका सवाल ये होता है कि यार अगर वो एक्सपेंसिव बेचते हैं तो आप यहाँ से ऑर्डर क्यों प्लेस करते हो? अक्सर लोगों का एक जवाब होता है यार डिलीवरी टाइम कम होता है इनका, जल्दी आ जाता है, खाने की क्वालिटी सही है, सही होती है, गिराते हुए इधर गिराया उधर गिराया, इधर फेंका उधर फेंका, इस तरह की हालत नहीं करते खाने की, बिल्कुल गरम गरम या क्वालिटी वाला अच्छा चीज लेकर जो है वो कम टाइम में हमारे पास पहुंच जाते हैं। फिर बेशक वो डिलीवरी फी ले लें, कोई मसला नहीं, हम देने के लिए तैयार है। थोड़ा बहुत खाना महंगा हो, एक्सपेंसिव हो, कोई मसला नहीं है, हम देने के लिए तैयार है। और फिर तीसरी बात, फूड पांडा डिस्काउंट्स दे देता है, प्रमोशंस दे देता है, लॉयल्टी पॉइंट्स दे देता है, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है वो बहरहाल दे देता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि उसके पास क्या उसके लिए रिसोर्सेज हैं, क्या उसके लिए वो कॉम्पिटेंसीज हैं। अब आए जरा इसको पढ़ते हैं। स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसीज। देखो, देखने को तो कंपनी के पास टेबल कुर्सी भी रखी हुई है, लेकिन क्या वो कंपनी के लिए कोई बहुत बड़ा रिसोर्स है? नहीं सर। स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी या स्ट्रेटेजिक रिसोर्स उसको कहा जाता है जो कंपनी की लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। लॉन्ग टर्म सक्सेस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारी लॉन्ग टर्म सक्सेस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ बेसिकली इस चीज के ऊपर हमें आमादा करती है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, कैपेबिलिटीज हैं, इसको हम इस्तेमाल करें और एक लॉन्ग टर्म सक्सेस जो है वो अचीव करें। स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी इज द एडिक्वेसी and suitability of the resources and competencies of an organizational needs if it's to survive and prosper। ठीक है, इसका मतलब है आपके पास जो रिसोर्सेज हैं और जो कॉम्पिटेंसीज हैं उस काम को करने के आप केपेबल भी हैं, अहल भी हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनीज उन चीजों में हाथ डाल लेती हैं जो उनकी कॉम्पिटेंस और उनकी रिसोर्स के मतलब अलाइन नहीं कर रही, दोनों आपस में अलाइन नहीं है। जो रिसोर्सेज कंपनी के पास है, जो कॉम्पिटेंसी कंपनी की है, उसमें वो काम नहीं कर रहे, किसी और चीज पर काम कर रहे हैं। रिजल्ट ये निकलता है कि उनका जो है वो आगे जाके काम खराब हो जाता है, ठीक है ना, और वो उस तरीके से आगे बढ़ नहीं पाते जिस तरीके से उनको बढ़ना चाहिए। फिर कैपेबिलिटीज और कॉम्पिटेंसीज में दो तरह की टाइप्स आती हैं, एक है थ्रेशोल्ड और दूसरा है स्ट्रेटेजिक। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है बेयर मिनिमम, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है बेयर मिनिमम, जितने की जरूरत है उतना, ठीक है। और स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है विच मेक्स यू सक्सेसफुल, वो जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाए। अब थोड़ा सा रीड करते हैं, इससे समझने की कोशिश करते हैं। देयर आर नेसेसरी these are necessary for any organization to exist and compete in an industry. They are likely to be common to most rivals and easily copied. They will not lead to success or comparative advantage. सक्सेस या कंपेरेटिव एडवांटेज आपको इससे नहीं मिलता, आपका सर्वाइवल हो जाता है। जैसे कोई न्यूज़पेपर वाला अगर है, रिपोर्टर, एडिटर, प्रिंटिंग स्टाफ, ये सारे लोग। थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसीज, every consumer electronics firm will have capabilities in electrical engineering। जैसे अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर मैं स्टील की बात करूं, अगर मैं पाकिस्तान में स्टील की बात करूं तो स्टील मुगल भी बनाता है, स्टील अमरेली भी बनाता है, स्टील आगा भी बनाता है, आईएसएल भी बनाता है, आयशा स्टील भी बनाता है, सही है। ये सारी कंपनीज स्टील बनाती हैं। अगर मैं वन बाय वन देखूं तो ये सब कंपनीज बनाती हैं। यानी बेसिक मशीनरी और बेसिक जितना एलिमेंट है वो सारा सब जगह मौजूद होगा, मशीनरी इन सबके पास होगी, ठीक है ना। फैक्ट्री
इन सबके पास होगा, नॉर्मल लेबर इन सबके पास है। लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं, बिल्कुल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। यहाँ पे नोट कीजिएगा, मुगल, इसकी खास बात क्या है, इसमें स्पेशलिटी क्या है? ये ना स्टील के साथ साथ जो ग्राइडर की छतें होती है ना, वो भी बना लेता है। एज लाइक जो घर पे आपने कच्ची छतें इस तरह की देखी, उसके अंदर जो स्टील लगता है ना ग्राइडर की छतों वाला, वो भी बना लेता है। यानी इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड है, वो बहुत हद तक डाइवर्सिफाइड है, और उसने मल्टीपल प्रोडक्ट्स में अपना जो है वो काम किया हुआ है। ठीक है, सो उसके रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज के अंदर, रिसोर्सेज और कॉम्पिटेंसीज के अंदर सिर्फ बेसिक चीजें नहीं है, एक स्पेशलिटी भी है। फिर अगर मैं आपके सामने एट द सेम टाइम आगा स्टील और इसको रखूं, अमरेली को, तो इसकी सूरत हाल देखिएगा। अमरेली के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सॉरी, आगा स्टील के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये पाकिस्तान की वो कंपनीज है जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ, इसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अगर आप इनका पीएनएल उठा के देखेंगे, कभी ऐसा हो कि कुछ करने को ना हो, खुदकुशी का दिल हो रहा हो, तो उठा के इसका पीएनएल देख लेना। इसके पीएनएल में जीपी सबसे बेहतर है, जीपी मार्जिन सबसे बेहतर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केपेक्स ज्यादा था लेकिन ओपेक्स बहुत कम है, यानी मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर काफी कम है इस कंपनी का। सबसे ज्यादा जो एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर बहरहाल बहुत ही कम है। लेकिन अगर हम अमरेली की बात करें, अमरेली के केस में एक ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज हुई है जो उस वक्त बड़ी सस्ती थी, यानी उसका केपेक्स काफी हद तक कम था लेकिन उसका ओपेक्स बहुत ज्यादा है। इसी वजह से इसका जो जीपी मार्जिन है दैट इज वेरी लेस। तो बेसिक टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, वो इन सब प्लेयर्स के पास है, स्टील सब बनाते हैं। जो थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज हैं या जो थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसीज हैं, उसका फर्क देखें तो स्टील बनाने की जो बेसिक मशीनरी है, जो फैक्टर है, लेबर है, ये तीनों के पास है। लेकिन जो स्पेशलिटी है अलग, वो डिफरेंट है। इसको हम कहते हैं यूनिक रिसोर्सेज, इसको हम कहते हैं यूनिक रिसोर्सेज, और वो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी में आता है। जैसे कि these are particular to an individual business, they will be hard to copy, they will be valued by the customer, and they will lead to competitive advantage. Unique resources में देखो, a particular newspaper may be able to stand out from its rivals if it has an exclusive deal with the country's top sports star who will write a daily column on his or sport. अब ये एक ऐसी चीज है जो सबके पास नहीं है, एक एक्सक्लूसिव डील एक स्पोर्ट्स स्टार के साथ। या फिर कोर कॉम्पिटेंसीज में, सोनी बिलीव दे हैव कोर कॉम्पिटेंसीज इन डिजाइन एंड यूजर फ्रेंडलीनेस दैट देयर राइवल्स कांट मैच, दैट देयर राइवल्स कांट मैच। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप और एग्जांपल्स पिक कर लें, फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट, ठीक है ना। फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, स्नैपचैट हो गया, टेलीग्राम, ये तमाम प्लेटफॉर्म्स, इन चारों प्लेटफॉर्म्स के बेसिक रिसोर्सेज और कॉम्पिटेंसीज सेम है। बेसिक रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसीज बिल्कुल सेम है। यानी कि इन सब के पास टेक्नोलॉजी है, इन सब के पास एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, इन सब के पास पोर्टल्स हैं, वेब, ऐप, दोनों, ठीक है। इन सब के पास टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज है, टेक्निकल नॉलेज है। लेकिन इनकी कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है? फेसबुक is known for connections, YouTube is known for education, Snapchat is known for their stories। एक अलग कॉन्सेप्ट है, स्टोरी फेसबुक पे भी है, स्टोरी स्नैपचैट में भी है, लेकिन स्नैपचैट में जो थ्रेड बनता है वैसा फेसबुक में नहीं बनता।
एजुकेशन टेलीग्राम के थ्रू भी पहुंचाई जा सकती है। आपने वीडियो बनाई, टेलीग्राम पे डाल दी, लेकिन यूट्यूब जैसा नहीं हो सकता। मैसेजिंग मैसेजिंग का जो मैसेंजर है वो फेसबुक पे भी है, लेकिन टेलीग्राम जैसा नहीं हो सकता। स्नैपचैट पे मैसेजेस हैं, लेकिन टेलीग्राम ने अपना कोर फोकस किस पे रखा हुआ है? मैसेजिंग के ऊपर रखा हुआ है कि यार जो गलतियां व्हाट्सएप ने की हैं वो हम नहीं करेंगे, हम वो फीचर्स इनको देंगे जो बिल्कुल डिस्टिंक्ट हैं, जो बिल्कुल अलग है। इससे क्या है, इन सबको अपने अपने एरिया में एक कंपेटिटिव एडवांटेज मिलती है। सर हमें एग्जाम में सोल्यूशन क्या, हमें एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है? देखो, तुम्हें एक बिजनेस प्रेजेंट किया जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि भाई बिजनेस एक नए प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, आप बताएं कि इस प्रोडक्ट में कामयाब होने का सक्सेस रेशो कितना है? क्या कंपनी के पास इसकी कोर कॉम्पिटेंसीज हैं? क्या कंपनी के पास इसके यूनिक रिसोर्सेज हैं? और क्या कंपनी स्ट्रेटेजिकली केपेबल है कि इसमें कामयाब हो जाएगी? वो चीज आपको यहाँ पे बतानी है। देयर आर पर्टिकुलर टू एन इंडिविजुअल बिजनेस, हार्ड टू कॉपी, वैल्यूड बाय द कस्टमर, और फिर लीड टू कंपेरेटिव एडवांटेज। इसका एक और नाम होता है इन चीजों का, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, जैसे पाकिस्तान में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारा फर्टाइल लैंड है, या हमारा अच्छा वेदर है, या अच्छी सूरत हाल है यहाँ की, पाकिस्तान का क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर उसका वेदर है, वेदर और फर्टाइल लैंड, ठीक है। फिर रिलेटेड सपोर्टेड इंडस्ट्रीज वगैरह कल हमने पढ़ा था, वो अलग से आती हैं। इसी तरीके से अगर मैं होंडा कार की या चलो ऑटोमोबाइल को कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ आ जाए ऑटोमोबाइल को कंपेयर करते हैं। ऑटोमोबाइल हमारे पास 3-4 है, पाक सुजुकी, होंडा कार, इंडस, इंडस और लकी किया मोटर्स, ठीक है ना। हायुंडई अभी इतनी ज्यादा सेल्स में ऊपर नहीं आई है, हम इन 4 कंपनी को पिक कर लें। सर बेसिक रिसोर्सेज, इन सब के पास फैक्ट्रीज हैं, बिल्कुल है। इन सब के पास सप्लायर्स हैं, बिल्कुल है। इनकी कस्टमर बेस है, बिल्कुल है। इनके पास लेबर है, सर सारी चीजें चारों के पास है। लेकिन अब डिस्टिंक्शन क्या है? पीएसएमसी टारगेट करता है अफोर्डेबिलिटी को, इसकी कॉम्पिटेंसी है सस्ती गाड़ियां बनाना, ठीक है। दे कैन प्रोड्यूस इनएक्सपेंसिव कार्स। अब वो पाकिस्तान में एक्सपेंसिव है मैं मानता हूं, लेकिन दूसरी गाड़ियों के कंपैरिजन में होंडा कार टारगेट करता है डिफरेंशिएशन को, लग्जरी, ठीक है ना, लग्जरी, डिफरेंशिएशन, कंफर्ट, और फिर वो उसका प्रीमियम भी चार्ज करता है। इनके पास कॉम्पिटेंसी है, इनके पास कॉम्पिटेंसी है लग्जरी कार्स बनाने की। इंडस मिड साइज, लेकिन एट द सेम टाइम वॉल्यूम को टारगेट करता है, इसलिए वो प्रीमियम या वो कंफर्ट इंडस की तरफ से नहीं आता। किया ने कंप्लीटली अपना रुख एसयूवी की तरफ किया हुआ है, कंप्लीटली एसयूवी की तरफ किया। सेडान बहुत कम इन्होंने यहाँ पे जो है वो ये शायद नहीं लॉन्च की है। आप कार्निवल देख लो, सबसे बड़ी साइज की एसयूवी है। सोरेंटो देख लो, फिर उसके बाद स्पोर्टेज देख लो, और फिर उसके बाद पिकांटो देख लो। पिकांटो हैचबैक है, लेकिन उसका शेप उन्होंने एक मिनी, बिल्कुल मिनी साइज एसयूवी के ऊपर उतारा है। ये जिस तरह से आमतौर पे नजर आती हैं गाड़ियां, इन्होंने पिकांटो का शेप बिल्कुल छोटी गाड़ी में, हैचबैक में 1000 सीसी कैटेगरी में उस पर उतारा है। अब अगर पाकिस्तान में कोई और कंपनी आती है और उनको एक ऐसी गाड़ी बनानी है जो अपनी कंफर्ट की वजह से पहचानी जाए, तो वो होंडा कार के पास जाएंगे, पाकिस्तान में होंडा कार के पास जाएंगे कि यार अगर आप इस तरीके काम कर रहे हैं, आपके पास बहुत पुरानी एक्सपर्टीज है, आपके जबरदस्त रिसोर्सेज हैं, आपकी कॉम्पिटेंस लेवल उसमें डेवलप हुआ हुआ है, ठीक है। सो ये इन कंपनीज ने अपनी अपनी एक अलग नीश बनाई हुई है, और फिर इसी हिसाब से इन्होंने मार्केट में परफॉर्म भी किया है, अपने प्रोडक्ट्स भी दिए, और प्रोडक्ट्स का पूरा जो है वो एक तरीके से डिजाइन भी बनाया है, और ये अपनी चीजों की वजह से नोन है बेसिकली। बिल्कुल इसी तरीके से कंपनीज में भी उनकी रिसोर्सेस
और उनकी कैपेबिलिटी से इस बात को समझने की कोशिश करो कि कुछ बेसिक रिसोर्सेज होते हैं, बेसिक कॉम्पिटेंसीज होती हैं जो सबको आती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो आपको यूनिक बनाती हैं, वो आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज होती हैं, वो आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज होती हैं। जैसे यूके में फाइनेंशियल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग हम कल बात कर रहे थे, पाकिस्तान में एग्री, इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साउथ अफ्रीका में वहाँ के उनकी नेचुरल रिसोर्सेस, उनके मिनरल्स वगैरह, ये चीजें। ऑस्ट्रेलिया की शीप्स, बाकायदा चाइना ऑस्ट्रेलिया की शीप्स को जो है वो इम्पोर्ट करता है। अब खैर फिलहाल बैन लगा हुआ है उस पर, लेकिन वो इम्पोर्ट करता है। इसी तरीके से चाइना का बहुत बड़ा एलिमेंट कोल का, कोल की कंजम्पशन बहुत सारी ऐसी है जो वो खुद करते हैं, ठीक है ना। यही चीज आप मुल्क की सतह पे भी देख सकते हैं। भाई बेसिक पॉपुलेशन, आवाम, लोग सबके पास है, लेकिन चाइना की कैपेबिलिटीज में सबसे अच्छी ये है कि वहाँ के लोग बहुत ज्यादा काम, वर्क ओरिएंटेड लोग हैं, ठीक है ना, काम को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ पे, गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है, तो इसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा फोकस करके जो है वो इस चीज के ऊपर काम करते हैं। सो थ्रेशोल्ड कैपेबिलिटीज और कैपेबिलिटीज फॉर कंपेरेटिव एडवांटेज। अब हम इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। Strategic capability can also be divided into threshold capabilities and capabilities for competitive advantage. जो चीज तुम्हें competitive advantage दिलाती है, यानी औरों से ऊपर रखती है, उसको क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर कहा जाता है, ये याद रखना। CSF, critical success factor. These are minimum capabilities or competitive advantage में these capabilities that allow an organization to beat its competitors. ये आपको दिलाती है एज, ये आपको बेसिकली दिलाती है एज। सबसे ज्यादा आप इसको जो है वो इस वजह से इस कंपनी को जो है उस हर चीज में पसंद किया जाता है, ठीक है ना। मैंने तुम्हें पहले भी एक एग्जांपल दी थी जीएसके की, पेनाडोल। नोवार्टिस की एग्जांपल मैंने तुम्हें दी थी, कैंसर की दवाइयां, कैंसर मेडिसिन, ठीक है। पेनाडोल में जीएसके को कोई नहीं हरा पाता, सस्ती गोली बना लेते हैं, ठीक है, 1 रुपए 2 रुपए के अंदर ये गोली आ जाती है, फिर उसके बाद असर भी फौरन कर देती है। यहाँ पे इनकी रिसोर्सेज, इनके पास टीम मौजूद है, इन्होंने कैंसर के ऊपर अपना पूरा फोकस रखा हुआ है, पूरा फोकस रखा हुआ है। सो बहरहाल हर कंपनी की अपनी अपनी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होता है, एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है जो उसे औरों के ऊपर बढ़तरी दिला देती है। और ये सिर्फ कंपनीज के साथ नहीं है, ये इंसानों के साथ भी है, ये हमारे साथ भी है, तुम्हारे मेरे साथ भी है। दिल, गुर्दा, आंख, नाक, कान अल्लाह ताला ने सबको दिए, ये बेसिक रिसोर्सेज हैं। लेकिन कोई एक स्किल ऐसी होती है, कोई एक ऐसा मैटर होता है, या कोई एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं, सबसे तेज जाते हैं, या वो आपकी एक स्ट्रेटेजिक समझ लो कि कैपेबिलिटी होती है। उस कैपेबिलिटी में आपको कोई दूसरा बहुत जल्दी हरा नहीं सकता। बाज लोग होते हैं वो टीचिंग में बड़े अच्छे होते हैं, बाज होते हैं वो स्ट्रैटेजी में बड़े अच्छे होते हैं, बाज कैलकुलेशंस में बड़े अच्छे होते हैं, और बाज कहते हैं यार हम दिमाग नहीं चला सकते लेकिन हम ऑपरेशंस बड़ा अच्छा रन कर सकते हैं। वो डे टू डे का काम जैसे होना चाहिए वैसे बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कर सकते हैं। बाज लोग मार्केटिंग में बड़े अच्छे होते हैं, सेल्स में पहना देते हैं। बाज जो है वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में अच्छे होते हैं। बाज जो है वो इकोनॉमिक्स की तरफ बड़े इंक्लाइंड होते हैं, और बाज जो है वो साइंसेस की तरफ बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग और डॉक्टरी। तो ये इंसानों की भी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं, उन कैपेबिलिटीज की बिना पे उन्हें बहरहाल कोई दूसरा इतनी जल्दी से आसानी से मार्क नहीं दे सकता। सर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? देखो किसी भी कंपनी को अगर ब्रांड बनाना है ना, अपना ब्रांड बनाना है, तो वो कोई ना कोई स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी से आता है, या फिर कॉम्पिटेंस से आता है। और स्ट्रेटेजिक और कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस डेवलप होती है कंसिस्टेंसी से। अगर एक कंपनी एक अरसा एक चीज करती रहेगी तो वो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पक्की हो चुकी होगी, बहुत ज्यादा पक्की हो चुकी होगी, और उस जैसा दूसरा उस पूरी चीज के अंदर कोई होगा नहीं, सही है ना। बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बहरहाल जो है वो इस चीज को वो टेकअप कर रहे होंगे। तो इसी तरीके से आप आ जाएं सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल नियर सोर्स ऑफ मटीरियल और सोर्स ऑफ चीप लेबर,
sunk competitors, right to use a patented process, बहुत सारी ऐसी चीजें हम जैसे हमने Amazon की बात की और इस तरह की मुख्तलिफ आप कंपनीज उठा लें। माइक्रोसॉफ्ट एक अरसे से काम कर रहा है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के ऊपर। इनका हार्डवेयर भी आता है, इनका सॉफ्टवेयर भी आता है, माइक्रोसॉफ्ट के लैपटॉप्स भी आते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छी रिसोर्स इनकी इनका सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर में कोई इतना ज्यादा इनको प्रेफर नहीं करता, ये इनकी कोर कॉम्पिटेंस है। इसके इनके पास सप्लायर्स भी हैं, इसका इनका एक ब्रांड भी डेवलप हो चुका है, ठीक है ना। इनके पास एक राइट टू यूज एंड इनका पेटेंट भी मौजूद है, पेटेंटेड भी है। और इसके अलावा दूसरे कंपेटिटर्स इस मामले में इनसे हार भी जाते हैं। अगर हार्डवेयर देखो तो हार्डवेयर आईबीएम वगैरह का बड़ा अच्छा है, इसकी मशीन्स को बड़ा अच्छा समझा जाता है। एप्पल की बात करो, एप्पल टारगेट करता है सिर्फ और सिर्फ यूजर एक्सपीरियंस को, मेरे यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा हो। एप्पल का प्रोडक्ट मतलब आंख बंद करके आप बोल सकते हो ब्यूटीफुल, एप्पल के प्रोडक्ट मतलब ब्यूटीफुल, ठीक है, स्टनिंग। हर कंपनी ने अपनी कोर कॉम्पिटेंस बनाई हुई है। ये जरूरी नहीं है कि हर दूसरा कंपेटिटर जो कर रहा है आप वही करना शुरू हो जाए। आपको अपनी कैपेबिलिटीज को देखना है कि यार मैं किस चीज में अच्छा हूं, मेरी कैपेबिलिटी क्या है और क्या मेरे पास उसको करने के रिसोर्सेज हैं। अगर आपके पास कैपेबिलिटी हो, उसको करने की रिसोर्सेज हो और फिर आप उसमें कंसिस्टेंट हो जाएं, तो वो बन जाती है आपकी कॉम्पिटेंस। फिर उसमें कोई आपको हरा नहीं सकता, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस बन जाती, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस बन जाती है। और स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस फिर आगे जाके ब्रांड में कन्वर्ट होती है। फिर आप अपनी चीजों को पेटेंट करवाते हैं, फिर आपके सप्लायर फिक्स हो जाते हैं, आपकी सेल्स बेहतर हो जाती है और प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी बहरहाल अच्छी हो जाती है। सो हर बंदा अगर इस चीज को फोकस रख के चले कि भाई हम जिस चीज में अच्छे हैं, हमारे पास जिसके रिसोर्सेज हैं, हमें वो करना चाहिए, तो फिर बहरहाल एक अच्छी और एक बेहतर सिचुएशन होगी। इसकी एक इलस्ट्रेशन देखते हैं यहाँ पे। Illustration. The Coca-Cola Corporation has, for many years, maintained a very strong position in the soft drinks market. ये बात बिल्कुल सही है। कोका कोला में वॉरेन बफे ने उस वक्त इन्वेस्टमेंट की थी जब हर किसी को लगता था कि यार अब कोका कोला ने बहुत कमा लिया, बस इससे ज्यादा कोका कोला कमा नहीं पाएगा। वॉरेन बफे ने कहा मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा और कमा के देखूंगा। क्यों? क्योंकि वॉरेन बफे ने कैंडी का बिजनेस किया था पहले। उस वक्त वो एक कैंडी का बिजनेस कर रहे थे और उन्होंने देखा था कि यार जिसको ये पसंद है ना, जिसको ये कैंडी पसंद है, वो किसी भी प्राइस पे इसको ले रहा है। प्राइस बढ़ भी रही है तो भी सेल्स बढ़ रही है, क्योंकि जिसने खानी है उसने खानी है। अगर महंगी भी हो जाए लोग खाएंगे। इसी तरीके से कोका कोला ने जब अपनी प्राइसेस बढ़ाई तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ सेल्स पे, उसकी सेल्स बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। क्यों? क्योंकि लोगों का एक लाइकिंग फैक्टर था इसकी तरफ, लोग पसंद करते थे। और इसका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या था? जी भाई, कोका कोला का एक बहुत बड़ा सक्सेस फैक्टर है, क्या मुझे कोई बताएगा? कोका कोला के बारे में मशहूर बात है वो कि बहुत बहुत सालों से किसी को वो बात पता नहीं चली। जी भाई, एनीवन? दुनिया के टॉप सीक्रेट्स में से एक सीक्रेट समझा जाता है वो, बिल्कुल सर, उसकी रेसिपी, फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ द ड्रिंक, ये किसी को नहीं पता। फॉर्मूला ऑफ द ड्रिंक पाकिस्तान में भी बनती है तो बाहर से सिरप बना हुआ आता है, बने बनाए सिरप को सिर्फ मिक्स करते हैं और कोका कोला बना लेते हैं। दिस इज अननोन। ये इनका एक बहुत बड़ा सक्सेस फैक्टर है कि इनकी ये रेसिपी किसी को नहीं पता कि किस तरीके से इसको जो है वो बहरहाल बनाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। कंसिडर इट्स फ्लैगशिप प्रोडक्ट कोका कोला। This has largely survived competition from supermarkets' own label colas. There is no secret in how to make a reasonable imitation. True purists would maintain the imitations are not as good and the resources needed are not demanding. The own label colas sell at much lower prices, so high volume production resources capable of producing flavored
carbonated water do not seem to be important in keeping production prices down. So how has Coca-Cola managed to keep its dominant position? यही कह रहे हैं कि दुनिया में इसको बनाना कोई इतना मुश्किल तो नहीं है. बहुत सारी कंपनीज बहुत सारी ड्रिंक्स बनाती हैं और वो बहुत वॉल्यूम में बिकती हैं, लेकिन वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, तो फिर कोका कोला ने कैसे किया? It has been argued above those physical resources that do not seem to be important. Therefore, the answer must lie in non-physical resources such as powerful brand, core competencies. The core competencies lie in managing the brand by producing memorable good advertising, global recognition, careful sponsorship, responding to customer requirements, diet, light products वगैरह ये सब चीज ये इनकी core competencies में आती है. इनकी ड्रिंक का फॉर्मूला नहीं पता. इनकी एड कैंपेन्स बहुत ही हैपनिंग होती है. ये हमेशा अपनी एड्स में हैप्पीनेस को टारगेट करते हैं और तरह तरह की ऑफर्स और प्रमोशंस ये चीजें करते रहते हैं. ऑफर्स एंड प्रमोशंस ये करते रहते हैं ताकि इनका मार्केट शेयर बरकरार रहे, इनकी सेल्स जो है वो आती रहे और चीजें बेहतर होती रहे. ठीक है, एक और इलस्ट्रेशन यहाँ पे. Manchester United football club are one of the biggest sporting institutions in the world. Recent research has shown that they have over 600 million fans across the world. They hold a record number of English championships, have been crowned the best team in European many times. They are the most valued sporting franchise in the world, according to Forbes magazine in 2017, at over 3.5 billion and have shown revenue growth year on year for at least a decade. Consider the strategic capabilities that contribute to success of the football club. क्या क्या सक्सेस फैक्टर्स हो सकते हैं भाई? इनकी टीम्स बहुत अच्छी हैं, उसका परफॉर्मेंस ठीक है, फिर परफॉर्मेंस के साथ लोगों के इमोशंस का जुड़ जाना, इनकी कैंपेन्स, फुटबॉल के हवाले से अवेयरनेस, प्लेयर सिलेक्शन, उनका कॉम्पनसेशन, सैलरीज वगैरह बहुत हाई पे करते हैं, तो इसकी वजह से आज एक अच्छा क्लब जो है वो बना पाए. ये सारे के सारे एलिमेंट्स बहरहाल इसके अंदर हमारे पास जो है वो इंक्लूड होते हैं. सही है, तो इसी से लिंक करता हुआ आप जो मैंने आपको ऊपर बताया क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर वो यहाँ पर आ जाता है. An important strength for any organization will be the achievement of critical success factors. This should allow the organization to cope better than rivals with any changes in its competitive environment. फर्म में तुम सारे लोग फर्म में काम करते हो, मुझे बताओ फर्म में किसी ट्रेनिंग का सबसे बेहतर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या होता है? एनीवन? बड़ा टेक्निकल सवाल पूछ लिया मैंने. सारे लोग तुम लोग फर्म में काम कर रहे होगे, फाइनल की क्लासेस दे रहे हो, तो रजिस्ट्रेशन हुई भी होगी. मुझे बताओ फर्म में किसी ट्रेनिंग का क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर किस चीज में होता है? फरीना कहती है सर एक्सेल अच्छा चलाना आता हो. और कोई? अमीन कहते हैं टाइम दे काम ना करे. टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी कितने लोग अग्री करते हैं भाई? जिनको अकाउंटिंग अच्छी आती है वो फर्म में चाहिए तो होते हैं मैनेजर्स के. ऐसा है? जी भाई, एनीवन? सबसे पहला क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर किसी भी ट्रेनी का जो मैंने फर्म में एक्सपीरियंस किया या खुद भी काम करते हुए एक्सपीरियंस किया, इफ यू टॉक अबाउट एन ऑडिट ट्रेनी, सबसे पहला फैक्टर है एक्सेप्टेंस. ट्रेनीज का हमेशा जहन ये होता है कि यार पता नहीं कहाँ आते हैं, किधर काम कर रहे हैं,
सबसे पहली बात ये एक्सेप्ट करना कि भाई आपको काम करना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क। इस बात की एक्सेप्टेंस के पढ़ाई के साथ साथ आपको फर्म में वक्त देना है, वहां पे भी काम करना है। आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए, ट्रेनीज अपने आप को अभी भी स्टूडेंट समझ रहे होते हैं कि हम स्टूडेंट्स हैं। भाई आप स्टूडेंट नहीं है, आप एक एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर के अंदर है, जिस एम्प्लॉयमेंट को खास किस्म की एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, आर्टिकलशिप। सबसे पहले एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हें काम करना पड़ेगा, यू विल हैव टू वर्क हार्ड। अगर एक्सेप्टेंस नहीं आती कि नहीं 3.5 साल यहाँ रहना नहीं है और ये तो ऐसे ही निकल जाएंगे और काम को कटाना है, कटा के रखना है, तो फिर फर्म भी आपको कटा के रखेगी, कोई भी अच्छा क्लाइंट या अच्छी जगह पे आप नहीं जा पाएंगे। फिर एक्सेप्टेंस के बाद दूसरी चीज आ जाती है टाइम एंड एफर्ट, अपना वक्त देना, अपने एफर्ट्स करना। उसके बाद आ जाता है एटीट्यूड, खैर वो दोनों चीजें एटीट्यूड में ही शामिल है। और फिर आती है टेक्निकल स्किल्स। अब आप जितने टेक्निकली शार्प हैं उतना बेहतर है। मैंने बड़े बड़े टेक्निकली शार्प लोगों को देखा है, फर्म में कुछ नहीं कर पाए, और बड़े बड़े ऐसे लोगों को देखा जो शुरू में बहुत जलील होते थे बेचारे, 5-6 महीने उनके उनके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन आज वो यूके शूके यूएस बैठे हुए ऑडिट वॉडिट कर रहे हैं, और बस अब इतना टाइम हो चुका है उनको कि इंडस्ट्री जाने वाले हैं, वहां से स्विच करके किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये ट्रेनिंग की 4 बड़ी चीजें होती हैं। एक तो एटीट्यूड का चेंज है, शुरू की 3 बातें यही है। एक्सेप्ट कर लो भाई कि इस जगह रहना है, काम करना है, अपना वक्त और एफर्ट दो, कैन डू एटीट्यूड रखो, क्या जो भी काम है करेंगे, निकालेंगे, कोई मसला नहीं है। और फिर टेक्निकली शार्प हो, तो यहाँ पे तुम बन जाओगे एक शाइनिंग स्टार। शाइनिंग स्टार। और काफी हद तक तुम्हारी फिर एक अच्छी रेपो वहां पे बिल्ड हो जाएगी, अच्छा वकार वहां पे बिल्ड हो जाएगा, जो आगे आपको लाइफ भर जो चीज जो है वो फिर काम आती है। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बेसिकली इसी को कहा जाता है। ये वाली हमारी रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो गई है, तो हमें इस बात को मुकम्मल करना है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स आर द एसेंशियल एरियाज ऑफ द बिजनेस दैट मस्ट बी परफॉर्म्ड वेल। ठीक है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स आर परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स that are fundamental to an organization's success. In this context, critical success factors thus be viewed as those product features that are particularly valued by customers. This is where the organization must outperform the competition. इसकी एग्जांपल्स क्या क्या है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में स्टाइलिंग, एक अच्छी गाड़ी। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, गुड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर रेपुटेशन, इनोवेशन। सुपरमार्केट के अंदर राइट प्रोडक्ट मिक्स अवेलेबल इन ईच स्टोर, हैविंग इट एक्चुअली अवेलेबल ऑन द शेल्फ्स, प्राइसिंग इट करेक्टली। ठीक है। सुपरमार्केट के अंदर अच्छे प्राइसेस दे दिए, अवेलेबिलिटी कर दी। इंश्योरेंस के अंदर बड़े इनोवेटिव अच्छी पॉलिसीज बना दी। फूड इंडस्ट्री के अंदर नए प्रोडक्ट लेके आए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छा है, हेल्थ एस्पेक्ट को कवर किया। ऑटोमोबाइल के अंदर अच्छी स्टाइलिंग वाली गाड़ियां दे दी। ये बहरहाल आपके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स में एक बड़ा रोल प्ले बेसिकली कर देती है। फिर ये कंपनी को इस काबिल बना देती है कि हाँ यार कंपनी ओवरऑल लेवल पे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर जाए। सो यहाँ पे हमने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एंड एट द सेम टाइम स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंसीज, स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेस, ये क्या होते हैं इनको अंडरस्टैंड किया। सर ये हम कहाँ पढ़ते हैं? ये हम यहाँ पे पढ़ते हैं कैपेबिलिटीज वाले एरिया में, दिस वन। सो 2 तरह की कैपेबिलिटीज हमें नजर आई, एक थ्रेशोल्ड या मिनिमम, और एक स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी या स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस जो आपको बहरहाल कंपेरेटिव एडवांटेज दिलाती है, और वो आपकी वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छी ग्रोथ और एक अच्छा सक्सेस फैक्टर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पे हमारी इस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन मुकम्मल होती है along with the illustration of Coca-Cola as well as Manchester United.